अब इस बैठक में क्या होगा, इसको लेकर जानकारी आपको दे देते हैं। ये देखना है ना कि इस बैठक में क्या होना है। सबसे पहली बात, चेहरे की कोई घोषणा नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री को लेकर के जो इतनी बातें हो रही हैं, वो इस जो चर्चा होनी है 2 दिन की विपक्षी एकता की, इसमें वो एजेंडा ही नहीं है। नंबर 2, अध्यक्ष चुने जाने पर चर्चा होगी कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसका प्रेसिडेंट कौन हो, अध्यक्ष कौन। नंबर 3, कोई झंडा नहीं होगा। फ्लैग की बीच में बात चल रही थी कि हम एक झंडा करेंगे, वो नहीं होगा। लोगो जारी किया जाएगा कि एक लोगो बना देंगे कि भाई ये है हमारा गठबंधन। थीम सॉन्ग रिलीज हो सकता है कि एक थीम सॉन्ग बन जाए कि भाई सब लोग चुनाव से पहले वही गाना बजाएं और गाएं। सचिवालय, विपक्षी एकता का ये जो मंच है, इसका एक सेक्रेटेरिएट, एक सचिवालय दिल्ली में होने की बात होगी। सचिवालय का मुखिया कौन होगा, इसको लेकर के भी बात होगी। और यहीं पर जो है, जो अंतर विरोध हैं सब पार्टियों के, वो इसी सचिवालय में उस पर चर्चा हो और समाधान निकालना, ये सब इस सचिवालय का काम होगा। इन सब चीज़ों पर चर्चा होनी। सचिवालय चलाने के लिए 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी। उन सदस्यों के नाम हो सकता है कि इस बैठक में आ जाएं। 3 सब ग्रुप होंगे जिनमें 6-6 सदस्य होंगे। सीट शेयरिंग का फैसला राज्य स्तर पर किया जाएगा, यानी कि सेंट्रल लेवल पर उस पर चर्चा नहीं होगी, राज्य स्तर पर वो हो सकता है। आप सेक्रेटेरिएट बना लीजिए, लोगो बना लीजिए, 17 से 26 और फिर 28 दलों को आप एक साथ भी ले आइए और उसमें भी सफलता हासिल कर लीजिए। ये तो उपलब्धियों में गिनाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल वो ये है कि लड़ने की रणनीति क्या हो, और वो अभी तक तय नहीं हुई है। ये तीसरी बैठक होने जा रही है। अभी तक ऐसा देखा गया है कि जो एक अड़चनें थी विपक्षी एकता में, जो वजहें बताई जा रही थी, तकलीफ, पेन पॉइंट जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है, वो पेन पॉइंट तो अभी भी हैं। मसलन आइए नजर डाल लें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की टक्कर। दूसरी बात, दिल्ली और पंजाब में कैसे एकजुट होकर के ये लड़ेंगे। इनकी तो लड़ाइयां ही चलती रहती हैं। एक ने ये सुझाव दे दिया कि हम तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में, तो एकदम बवाल कट गया। या फिर आप प्रियंका कक्कड़ का बयान देख लीजिए कि उस पर आम आदमी पार्टी को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि नहीं भाई, हम प्राइम मिनिस्टर की रेस में नहीं हैं। आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में विस्तार में जुटी हुई है, और ये बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि कांग्रेस शासित हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक तरफ तो काडर मजबूत करेंगे राज्य चुनाव में, और उसके बाद फिर केंद्र में आप ये समझेंगे कि हम लोग एक साथ हो जाएं, और फिर एक अजीब सा भाईचारा बना रहे। जो अभी कुछ महीने पहले लड़ाइयां हो रही थी, ये जो अंतर विरोध है ना, इसको कैसे सुलझाया जाएगा, वो अभी तक उस पर रणनीति नहीं बनी। अब इन्हीं सब चीजों की वजह से भी इंडिया में शामिल कई दल हो सकता है परेशान हो। ये जो लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में वाद विवाद चलता रहता है। प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर ये जो बयानबाजी हो रही है, क्या इस पर रोक लगेगी? क्योंकि ये बयान आ रहे हैं, सब नेता दे रहे हैं। बंगाल में, ये तो अभी तक हमने आम आदमी पार्टी और पार्टियों के बारे में बात की। बंगाल में कांग्रेस बनाम तृणमूल बनाम लेफ्ट, तीनों ही एक दूसरे के खिलाफ। लेफ्ट और कांग्रेस तो साथ में भी आए हैं, लेकिन ये सब साथ में कैसे आएंगे, और ये अंतर विरोध इससे कैसे निपटा जाएगा? महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, जहां ये मीटिंग हो रही है, वहां पर एनसीपी में एक टूट हो गई है। क्या दूसरे दलों में भी एनसीपी जैसे हालात दिखेंगे? सबसे बड़ी बात, शरद पवार कितने भरोसेमंद हैं, इस पर भी सवाल उठते रहे हैं लगातार। कांग्रेस में, टीएमसी में, आप और नेताओं से बात कीजिए, आप देखेंगे ये सुगबुगाहट इस तरीके की रहेगी। अब इसकी वजह यह है कि शरद पवार की पार्टी की तरफ से ये बयान आया जिसमें कहा गया कि पार्टी में कोई टूट नहीं हुई। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के आपसी टकराव बहुत ज्यादा। अब एक बात जो हो रही है वो जल्दी चुनाव की, क्योंकि आप जानते हैं इसको लेकर के भी लगातार चुनावों से पहले बात होती है कि कहीं जल्दी चुनाव ना करा दिया जाए। विपक्ष को लग रहा है कि सरकार जल्दी चुनाव करा सकती है, 2024 की जगह 2023 में ही ना करवा दे, कि उनको ये लग रहा हो कि विपक्ष एकजुट हो रहे हैं, उनको एकजुट होने से पहले ही चुनाव करा दे। अब आपको ये भी बता दें, ये तर्क 2003 में दिया जा रहा था, 2008 में दिया जा रहा था, 2013 में दिया जा रहा था, 2018 में दिया जा रहा था। आज 2023 है, फिर यही तर्क दिया जा रहा है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार ने जल्द चुनाव की संभावना जताई। इस बात की संभावना भारतीय जनता पार्टी, ये वो
ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस बात की संभावना है कि बीजेपी दिसंबर में ही चुनाव करा सकती है। नीतीश कुमार कहते हैं बीजेपी को वक्त के साथ ज्यादा नुकसान की आशंका है, विपक्षी एकता से डरी हुई, इसलिए हो सकता है जल्दी चुनाव करें। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल भी, हालांकि वहां से कोई जवाब नहीं आया है 2024, और आप ये भी जान लीजिए कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है अयोध्या में, वो तो जनवरी में होनी है। दिसंबर में चुनाव कर देंगे तो ये भी एक तर्क दिया जा रहा है, फिर उसका आप ये कहते हैं कि वो चुनावी लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर पहले कैसे चुनाव करा दें? हो सकता है कि राम मंदिर में पूजा करने के बाद करें। लेकिन जो एक बड़ा सवाल है विपक्ष के लिए वो ये है कि अगर मान लीजिए आप ही के तर्क से चुनाव जल्दी हो जाता, तो क्या आप जल्दी चुनाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये तीसरी बैठक है, अभी तक उस तरीके का जो एकदम फाइन कॉम से जो प्लानिंग करनी है वो तो हमको दिखाई दे नहीं रही है। लोगों को जारी हो रहा है, लेकिन वो जो एकदम बारीकी वाली जो समस्याएं हैं, क्या उनका निवारण हो गया, उनका समाधान आ गया? ये कुछ सवाल हमने पूछे वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई से। इंडिया के मामले में जो गठबंधन नया बना है उसको लेके बहुत ज्यादा भ्रांति है। जो लोग जो उसके अंदर है, जिनको सारी बातों की समझ है, वो कुछ अपनी बात कह नहीं रही, और जो लोग जो अधिकृत नहीं है वो बातें कहते हैं और अपने अपने मन की, अपने अपनी पार्टी के हिसाब से कहते हैं। मुझे लगता है कि मुंबई का सबसे बड़ी उपलब्धि इंडिया गठबंधन के लिए ये होगी कि वहां ये तय हो जाएगा कि केवल अधिकृत लोग, मतलब एक स्टीयरिंग कमेटी या कोऑर्डिनेशन कमेटी जो 7, 8 या 11 मेंबर्स की होगी, केवल वही लोग जो है बयान दे पाएंगे। मतलब राजनीतिक दल तो उसमें 26 है, लेकिन बयान देने की या उसके गठबंधन के बारे में बातचीत करने के लिए अधिकृत रूप से केवल 7 या 8 लोगों को मनोनीत किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि ताकि एक सुर में इंडिया गठबंधन के बारे में बातचीत और संवाद हो। मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की सोच बिल्कुल अलग है। वो अपने आप को नरेंद्र मोदी या भाजपा एनडीए के रूप में नहीं प्रस्तुत करना चाहता कि जहां एक चेहरा हो और उसकी राजनीति, पूरी राजनीति उसके इर्द गिर्द घूमे। यहाँ बिल्कुल उल्टा मामला होगा। 6, 8, 10 चेहरे होंगे, उन चेहरे जो अपने राज्यों में अच्छी मतलब कोशिश करेंगे कि भाजपा को या एनडीए को हराए, और उसके बाद फिर तय होगा जब एक बार भाजपा और एनडीए का राजनीतिक रूप से पतन हो, उनको 272 से वंचित रखा जाए, तब इसके ऊपर बैठ के फैसला होगा कि प्रधानमंत्री कौन हो। इंडिया अलायंस को एक उनके जो विरोधी हैं वो एक चश्मे से देख रहे हैं, और उनको ऐसा नाकारा, निकम्मा और अवसरवादी के रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। और उसके प्रयास में जो संचार माध्यम है उसके जरिए भी घेराबंदी हो रही है कि ये तो सब लोग जो है ये जुड़ के आ गए, किसी तरह से सत्ता को हथिया लिया जाए। और उसका एक दूसरा पहलू है जिसमें एक सोच है, जो एक मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो एक कोऑर्डिनेशन पैनल बनेगी, एक विजन डॉक्यूमेंट बनेगा। एक ये तीसरी मीटिंग है, इसमें कोई 26 दलों में से कोई छोड़ के नहीं गया। नरम गरम जरूर ऐसे पहलू आए, उतार चढ़ाव आए, लेकिन कोई मतभेद कोई बड़े रूप से नहीं सामने आए हैं। और ये इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी जो मुंबई से जो एक संदेश आने वाला है, वो मुझे लगता है वो 400 या उससे ज्यादा सीटों पर एक इकट्ठा चुनाव लड़ने का है, कि एक लोकसभा की क्षेत्र में केवल एक उम्मीदवार उतारा जाएगा। और इस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी और भाजपा बहुत तरीके से चिंतित है, और वो बार बार इनको एक ऐसा जो इंडिया अलायंस है उसको कमजोर और निकम्मा और अवसरवादी साबित करने पे तुली हुई है। जबकि स्थिति बरक्स है। आप अगर स्मरण करें तो 14 और 19 में कोई भी प्री पोल अलायंस जो था वो नहीं था। गठबंधन जरूर हुए थे, लेकिन प्री पोल अलायंस नहीं था। अगर प्री पोल अलायंस होता है, 400 450 लोकसभा सीटों पर भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ केवल एक उम्मीदवार खड़ा होता है, तो भाजपा की समस्याएं, एनडीए की समस्याएं बहुत बढ़ जाएंगी। अच्छा, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए को मजबूत करने में जुटी हुई है। जिस वक्त मुंबई में इंडिया की बैठक हो रही है, उसी वक्त मुंबई में एनडीए के दलों की भी बैठक होगी। पिछली बार भी जब इंडिया की बैठक हुई थी तो एनडीए ने भी अपनी ताकत दिखाई थी। यानी अभी आमने सामने एनडीए और इंडिया ही दिख रहे हैं। बड़ी हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है। ऐसा है कि 3 बड़े विषय आईएनडीआईए के समक्ष हैं, जिनका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है 140 करोड़ जनता को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर की जरूरत है। मैं इन तीनों प्रश्नों की उपस्थापना आपके समक्ष करती हूँ। पहली बात, संयोजक कौन होगा? अभी तक इस पर चर्चा चल रही है कि कौन संयोजक होगा।
अब बात निकली कि करीबन 11 लोगों की कमेटी संयोजना करेगी। तो ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है, कभी ऐसा नहीं होता है कि 11 लोगों की कमेटी संयोजना करती है। दूसरा मैं पूछना चाहती हूँ कि इनका सीट शेयरिंग पैटर्न क्या होगा? किस तरह से ये लोग सीटों को अपने बीच साझा करेंगे? किस सीट पर कौन खड़ा होगा, कौन सा दल खड़ा होगा, इस बात को कैसे तय किया जाएगा? और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि इनका नेता कौन है? तो मुझे लगता है कि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर इनके पास नहीं है। 26 विपक्षी दल इनके साथ हो या 28 हो या 30 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सब लोग प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं। पद एक ही है, दावेदार अनेक हैं। अखिलेश यादव भी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी जी हैं और राहुल गांधी तो हैं ही। तो मुझे लगता है कि जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, आप सोचिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए दिल्ली या पंजाब छोड़ देगी क्या? प्रथम। और दूसरा, आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी अपने उम्मीदवार देगी। और आप याद रखें कि करीबन जब से देश की स्वतंत्रता हुई है, तब से अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, जितने भी साधारण निर्वाचन हुए हैं, करीबन 400 सीटों में कांग्रेस अपना कैंडिडेट देती आ रही है। तो अभी 400 सीटों में न देकर अगर कांग्रेस संकुचित होती है तो कौन सा सीट छोड़ेगी और कौन से सीट में अपना उम्मीदवार देगी? तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आंतरिक विरोधाभास बहुत है, बहुत सारी बातें हैं जिनके उत्तर इनके पास नहीं है, तो देश को क्या देंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि ये टिकने वाला ग्रुप है। 2014-2019 के पहले भी विपक्षी दलों ने ऐसी ही कवायद की थी, लेकिन हम सबको पता है कि उन कवायदों का क्या हुआ। तो पॉलिटिक्स में क्या है कि हर किसी को ये हक है कि वो एम्बिशियस रहे, ज्यादा से ज्यादा जो उनका ओहदा हो, पोस्ट हो, उसके लिए कोशिश करे। तो इसमें मुझे कोई बुरी बात नहीं लगती। और मैं आपको ये बताऊं कि जो इंडिया अलायंस हमारी है, उसमें बहुत अच्छे और बहुत सीजन्ड लीडर हैं। बहुत सारे लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो अच्छे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। हमारे इंडिया में इतने सारे लीडर हैं, तो इसमें मुझे कोई बुरी बात नहीं लगती। कोई भी बन सकता है कि हम इंडिया अलायंस के यहाँ से मेरे ख्याल में कम से कम 10 लीडर ऐसे होंगे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी से अच्छा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। आखिरकार जो हमने 9 साल में देखा, ये 10वां साल है, क्या तूफान किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। न नौकरियां हैं कहीं पे, यहाँ पे महंगाई है, बिजनेस कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, कंजम्पशन बैठ गई है, गरीब लोग तो उनका तो बुरा हाल है। तो क्या तूफान किया मोदी जी ने, मुझे समझ नहीं आता। डिमोनेटाइजेशन कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ समझ नहीं आता है कि किस तरह से काम हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास मौका है अब हिंदुस्तान के लोगों के लिए। उनके पास, हमारे पास एक पॉजिटिव एजेंडा हम ले जाएंगे। उनको हम कहेंगे कि बीजेपी के टाइम में सिर्फ नफरत फैली और कुछ ही, नफरत फैली, महंगाई फैली, मगर खुशहाली नहीं फैली, अच्छे दिन नहीं आए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम एक पॉजिटिव एजेंडा लाएं और हिंदुस्तान को प्रोग्रेस की तरफ बढ़ाएं, जो सचमुच सबकी प्रोग्रेस हो। ये नहीं कि कुछ लोगों की प्रोग्रेस हो, मोदी जी और उनके दोस्त, उनके अलावा जो आम लोग हैं उनकी प्रोग्रेस हो। जब उनकी तरक्की होगी, हिंदुस्तान खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा। कल ही देखा कि गैस सिलेंडर के प्राइसेस, कीमतों को कम किया गया। कहा कि भाई राखी का गिफ्ट दे रहे हैं। मुझे ये बताइए कि 2021 में गिफ्ट क्यों नहीं मिला राखी का? उस वक्त तो प्राइसेस बढ़ा दी।